विद्यार्थियों, हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया। एक नया टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। हमने आपके लिए बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? रूपांतरक। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? रूपांतरक। तो स्थितिज जो ऊर्जा है उसे बदला जाता है इसके द्वारा गतिज ऊर्जा में। इसीलिए इसे रूपांतरक या ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। ऊर्जा के रूपांतरण के कारण और ऊर्जा उत्पत्ति के कारण इसे कोशिका का शक्तिग्रह भी कहते हैं। कोशिका का शक्तिग्रह। अब हम देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका इतिहास देखते हैं कि इसके इतिहास में क्या है। इतिहास में हम देखेंगे कि सबसे पहले वैज्ञानिक थे कॉलीकर। कॉलीकर ने 1850 में माइटोकॉन्ड्रिया को रेखित पेशी ऊतक कोशिकाओं में प्रेक्षित किया। तो सर्वप्रथम प्रेक्षित करने वाले थे सर्वप्रथम प्रेक्षित किया
इनके बाद वैज्ञानिक थे फ्लेमिंग। फ्लेमिंग 1882। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला नाम दिया। तो फ्लेमिंग से फाइला ध्यान रखें। इसके बाद वैज्ञानिक थे अल्टमान। (1892) इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा। नंबर 4 बेंडा। बेंडा 1898। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को सहजीवी अंगक कहा और इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाले कौन थे? बेंडा। ध्यान रखें, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाले कौन है? बेंडा। और माइटोकॉन्ड्रिया जो अंगक है उसके सहजीवी संबंध के बारे में बताने वाले कौन है? बेंडा। तो सहजीवी अंगक के बारे में कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका में सहजीवी के रूप में रहता है, सहजीवी संबंध बताता है। अब इसके बाद कुछ अन्य वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में आप देखेंगे, जैसे माइकेलिस। ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। माइकेलिस 1900। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को जीनस ग्रीन बी से अभिरंजित किया। तो कोई ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ध्यान रखें ये 4 वैज्ञानिक महत्वपूर्ण हैं, ये पूछा जाता है। अब इनके बाद हैं किंग्सबरी, किंग्सबरी नामक वैज्ञानिक है, डेट है 1912। इन्होंने
माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध कोशिकीय श्वसन से बताया। कोशिकीय श्वसन से संबंध बताया माइटोकॉन्ड्रिया का। इनके बाद है होगे बूम। वैज्ञानिक है होगे बूम, डेट है 1940। इन्होंने उपापचयी रूप से सक्रिय माइटोकॉन्ड्रिया एमटी, हमने माइटोकॉन्ड्रिया की जगह एमटी लिख दिया है। उपापचयी रूप से सक्रिय माइटोकॉन्ड्रिया के अपकेंद्रण के बारे में बताया। अपकेंद्रण द्वारा क्या है उनका पृथक्करण। अपकेंद्र से क्या किया पृथक्करण। तो उपापचयी रूप से सक्रिय माइटोकॉन्ड्रिया की अपकेंद्रण विधि से क्या किया उनको पृथक्करण किया। और लास्ट है नाश। उन्नीस सौ ये हो गए वो 1948 से ध्यान रखें। एक नास 1963। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए की उपस्थिति के बारे में बताया। तो ध्यान रखें ये वैज्ञानिक कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये चार महत्वपूर्ण है। माइकेलिस जीनस ग्रीन से क्या किया उन्होंने अवरंजित किया। किंग्सबरी ने कोश के श्वसन से संबंध बताया। होगे बूम ने सक्रिय रूप से माइटोकॉन्ड्रिया को उपापचयी रूप से सक्रिय माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया पृथक्करण किया। और नास ने इसमें डीएनए की उपस्थिति बताई। ध्यान रखें इतिहास समाप्त हो चुका है। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि बेंडा, ये पूछा जाता है बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया और सहजीवी संबंध के बारे में बताया। फ्लेमिंग, फाइला, अल्टमान, बायोब्लास्ट और सबसे पहले देखने वाले रेखित पेशी ऊतक कोशिकाओं में ने सर्वप्रथम प्रेक्षित किया गया कोलिगर के द्वारा। ये महत्वपूर्ण बात है। माइटोकॉन्ड्रिया को अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कॉन्ड्रियोसोम,
प्लास्टोसोम क्रमिक पैराबेसल बॉडी पैराबेसल बॉडी और फुक्सिनोफिलिक कणिका और कीटों में से सार्कोसोम कहते हैं। कीटों में तो माइटोकॉन्ड्रिया के अन्य नाम हैं कॉन्ड्रियोसोम, प्लास्टोसोम, क्रमिक, पैराबेसल बॉडी, फुक्सिनोफिलिक कणिका, सार्कोसोम। कीटों में कहते हैं। फाइला भी कहते हैं। फ्लेमिंग ने इन्होंने फाइला कहा था। और इसके अलावा बायोप्लास्ट भी कहते हैं, अल्टमान ने कहा था। इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं, इन दो के बारे में। फ्लेमिंग और अल्टमान ने इन्होंने कहा था। फ्लेमिंग ने फाइला और अल्टमान ने बायोप्लास्ट। ध्यान रखें। तो अन्य नाम भी ध्यान रखें माइटोकॉन्ड्रिया के। अब देखते हैं आकृति। सेब, कि सेब क्या है? सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया की जो आकृति होती है वो तंतु में या कणीय होती है। ध्यान रखनी है। सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति कैसी होती है? तंतुमय या कणीय। सामान्यतः है ये। ध्यान रखें। परंतु क्रियात्मक अवस्था में यह अपापचय रूप से सक्रिय है। क्रियात्मक अवस्था में क्रियात्मक अवस्था तो इसमें यह कैसी दिखाई देगी? या तो
मुग्धाकार, मुग्धराकार क्लव शेप, या फिर टेनिस रैकेट। टेनिस रैकेट या फिर आशय रूप। तो ध्यान रखें, सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया तंतुमय या कणी रूप में पाई जाती है, लेकिन क्रियात्मक अवस्था में कैसी होगी? मुग्धाकार, क्लव शेप, टेनिस, आशय रूप या वेसिकुलर, इन 3 रूपों में पाई जा सकती है क्रियात्मक अवस्था में। सामान्यतः तो ये तंतुमय, जिसे क्या कहेंगे, फिलामेंटस, या फिर कणीय ग्रेनुलर होगी। अब देखते हैं आकार। साइज, तो साइज में आप क्या देखेंगे? सामान्यतः इसकी जो चौड़ाई है वो 5 μm है, जो कि निश्चित है। परंतु इसकी लंबाई बदलती रहती है। लंबाई क्या है? बदलती या परिवर्तित होती है। तो केवल लंबाई में परिवर्तन होगा, चौड़ाई में नहीं। चौड़ाई तो इसकी क्या रहती है? फिक्स रहती है, निश्चित। तो इसका मतलब है आकृति और आकार दोनों ही कैसे हैं? परिवर्तनशील रहते हैं। नंबर 3, संख्या। संख्या की अगर हम बात करें तो ये सी अर्चिन में, जैसे हेपेटिक सेल में 1000 और सी अर्चिन में लगभग 1.5 लाख। विद्यार्थियों रिजॉइन करेंगे।